नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं विमला गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमारे 5 सत्र पूरे हो चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में प्राकृत। आज हम प्राकृत भाषा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे प्राकृत का अर्थ एवं उसका समय काल क्या। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के दूसरे चरण में साहित्य में प्रतिष्ठित जनभाषाएं ही प्राकृत कहलाई। तो दोस्तों, प्राकृत किसे कहा गया? जो साहित्य में प्रतिष्ठित जनभाषाएं थी उसे ही प्राकृत कहा गया। प्राकृत के यहाँ पर दो अर्थ मानेंगे। जनभाषा जो आम जनमानस की भाषा थी, और दूसरा प्रकृति या मूल से उत्पन्न भाषा अर्थात संस्कृत की पुत्री। माना जाता है कि वेदों की रचना के समय भी प्राकृतें थीं, जिनके शब्दों का प्रयोग वेदों में द्रष्टव्य है। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ है कि प्राकृत का जो उपयोग है वो वेदों में भी किया जाता था। वेदों में जो प्रयुक्त कुछ शब्द हैं जैसे उच्चा, नीचा, भोतु, शिथिर, वेश, दुर्लभ, इंदर आदि जो शब्द हैं प्राकृत के हैं। ये शब्द संस्कृत के नहीं हैं, ऐसा माना गया है। प्राकृत के संबंध में डॉक्टर हरदेव बाहरी लिखते हैं, वैदिक काल में भी प्राकृतें थी और जिस प्रकार वे साहित्यिक भाषा से प्रभावित होती थी उसी प्रकार साहित्यिक भाषा को भी प्रभावित करती थी। हरदेव बाहरी जी का कहना है कि वैदिक काल में भी क्या था, प्राकृत भाषाएं थी, वे साहित्यिक भाषा को भी प्रभावित करती थी। अब प्राकृत भाषा के उद्भव काल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनके बारे में हम बात करेंगे। प्राकृत के उद्भव की परिस्थितियां जो थी, धार्मिक क्षेत्र में अधिक दखल देने के कारण पाली का पहली शती ईस्वी से पहले ही ह्रास हो गया। अर्थात धार्मिक क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग होने के कारण पाली भाषा का क्या हो गया, धीरे धीरे ह्रास हो गया। संस्कृत की साहित्यिक व्यापकता और श्रेष्ठता में वृद्धि होने लगी। जनभाषाओं का पुनः संघर्ष व बौद्धों और जैनों द्वारा नेतृत्व किया जाने लगा। अब जनभाषा धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब भरपूर लौकिक साहित्य का सृजन होने लगा। इसमें जनभाषाओं का क्या होने, पहले से भाषाएं क्या थी, धार्मिक क्षेत्रों तक ज़्यादा उपयोगी थी। अब वही जनभाषाएं क्या है, धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहकर उस पर लौकिक साहित्य का सृजन भी होने लगा। सेतुबंध, गौड़वहो आदि जो प्रबंध हैं और या गाथा सप्तशती, वज्जालग्ग आदि जो ये मुक्तक काव्य ग्रंथ हैं, संस्कृत काव्यों से उत्कृष्ट माने जाने लगे। उस समय संस्कृत साहित्यिक प्रतिष्ठा से अपदस्थ हो गई। संस्कृत क्या थी, जो साहित्यिक प्रतिष्ठा थी वहाँ से अपदस्थ होने लग गई। जयवल्लभ ने वज्जालग्ग में घोषित किया कि जब ललित युवतियों का श्रृंगार रसपूर्ण प्राकृत काव्य उपलब्ध है तो संस्कृत कौन पढ़े। जयवल्लभ ने अपनी रचना वज्जालग्ग में क्या घोषित किया कि जब ललित युवतियों के श्रृंगार रसपूर्ण, जिस तरह से युवतियां श्रृंगार पूर्ण होती हैं उस प्रकार यदि प्राकृत काव्य उपलब्ध है तो हमें संस्कृत पढ़ने की क्या आवश्यकता है, यह उनका कहना था। राजशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया कि संस्कृत भाषा कर्कश है और प्राकृत भाषा को सुकुमार कहा। पुरुष और स्त्री में जो अंतर होता है वही इन दो भाषाओं में भी है। राजशेखर ने जो अंतर पुरुष और स्त्री में माना वही प्राकृत और संस्कृत में भी माना। आगे डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा है, इस भाषा का नाम साहित्यिक प्राकृत अथवा कौन सी भाषा का नाम, तो प्राकृत का। इस भाषा का नाम साहित्यिक प्राकृत अथवा मध्यकालीन प्राकृत होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का माध्यम बनने के उपरांत इस भाषा को भी अधिकाधिक संस्कृत शब्दावली अपनानी पड़ी, बल्कि एक सामान्य और अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इसने संस्कृत का अनुकरण किया। साहित्यिक प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं परिचारिका भी है। हरदेव बाहरी का मानना है कि साहित्यिक प्राकृत जो है वह केवल संस्कृत की पुत्री ही नहीं है, वह क्या है, परिचारिका भी है। अब प्राकृत भाषा का जो अर्थ है वो उसका व्यापक प्रयोग
इस प्रकार से है, जैसे सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक की भाषाओं के लिए अनेक ग्रंथों में प्राकृत शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग को इस प्रकार से समझा भी जा सकता है, जैसे प्रथम प्राकृत पाली को कहा गया, अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं इसको। इसका समय काल जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। द्वितीय प्राकृत भारत एवं बाहर प्रयुक्त धार्मिक एवं साहित्यिक प्राकृत से कहा गया, इसका समय जो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का था। तृतीय प्राकृत जिसमें अभ्रंश एवं अवहट आ गए, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। अब प्राकृत के कुछ विद्वानों ने भेद किए हैं, जिनमें से भरत मुनि ने 7 प्रकार के प्राकृत माने। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण रचना में 12 प्रकार के प्राकृत माने। प्राकृत लंकेश्वर ने 16 प्राकृत माने और प्राकृत चंद्रिका ने 27 प्राकृतों का वर्णन किया। सुनीति कुमार चटर्जी का कहना है, उन्होंने प्राकृतों में पैसाची, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, कैकय, टक, ब्राचड़, खस का उल्लेख किया है, परंतु कैकय, टक, ब्राचड़, खस में साहित्य ज्ञात नहीं है। अब प्राकृत के भेदों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से हैं पैसाची, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। बात करते हैं पैसाची के बारे में। पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। पैसाची कहाँ की भाषा है? पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। चीन, गांधार, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान के शिलालेखों में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों? चीन, गांधार, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान के शिलालेखों में इसके अवशेष मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। गुणाद्यकित भृतकथा इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। गुणाद्यकित भृतकथा किस में लिखा गया है? तो पैसाची भाषा में लिखा गया है। अगला है सौरसेनी। मथुरा और निकटवर्ती प्रदेश की भाषा है। यह संस्कृत के पर्याप्त निकट मानी गई है। उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा है। उत्तर भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है क्या? सौरसेनी। दिगंबर जैन मत के सिद्धांत साहित्य की ये भाषा है। संस्कृत नाटकों के गद्य की भी यही भाषा है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा गया है। किसे कहा गया है? सौरसेनी को पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा गया है। अगला है मागधी। मगध और उसके पूर्व प्रदेश की भाषा को मागधी कहा गया है। बिहारी हिंदी की बोलियों के विकास में इसका योग है। अत्यल्प साहित्य इसमें मिलता है। बात करते हैं अर्धमागधी। अवध और काशी जनपदों की यह भाषा है। महावीर स्वामी की वाणी का माध्यम अर्धमागधी है। इसका झुकाव सौरसेनी की ओर अधिक, मागधी की ओर कम माना गया है। इसके गद्य में मागधी और पद्य में सौरसेनी का प्रभाव मिलता है। महाराष्ट्री। महाराष्ट्र की भाषा है महाराष्ट्री। डॉक्टर मनमोहन घोष के अनुसार यह सौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा मानी गई है। 80% प्राकृत साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया गया है। 80% प्राकृतिक साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का ही प्रयोग किया गया है। अब कुछ विशेषताएं प्राकृत भाषा के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है? ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत पाली के पर्याप्त निकट है। अर्थात ये किसके निकट है? पाली के निकट है, वो भी ध्वनि की दृष्टि से। प्राकृत भाषा का व्याकरण अपेक्षाकृत सरल है। ए तथा ओ, ल तथा लह का प्रयोग होता है। ऐ और औ के स्थान पर प्राकृत में ऐ तथा औ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैलाश को कैलाश, कौरव को कौरव। प्राकृत में केवल तालव्य श और दंत्य श का प्रयोग होता है, जैसे शंख, शंख और शीर्ष, शीश। औ के स्थान पर आ, ई, ए, ओ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हर का हीर, पद्म का पोम। री के स्थान पर अ, ई, उ होने की प्रवृत्ति इसमें पाई गई है, जैसे जिम्ब, जम्बा, घृणा का घृण, पावरिस का पाउंस। न और य क्रमशः प्राकृत में अण और ज में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नुपुर का ळेऊन हो गया, नंद का अणंद हो गया, यव का जव हो गया। मागधी प्राकृत में रौ के स्थान पर लौ का प्रयोग हो गया। अन्य प्राकृतों में कहीं रौ के स्थान पर लौ तो कहीं लौ के स्थान पर रौ के प्रयोग की प्रवृत्ति पाई गई। मागधी प्राकृत में जौ के स्थान पर य का प्रयोग भी द्रष्टव्य है।
पश्चिमोत्तर प्रांत की पैसाची प्राकृत में बाहरी प्रभाव के कारण जौ का प्रयोग मिलता है। व्यंजनात् शब्दों का अभाव इसमें है। मूर्धन्यकरण की प्रवृत्ति इसमें पाई गई। संस्कृत की दंत्य ध्वनियाँ मूर्धन्य हो गई। प्राकृत में संस्कृत की दंत ध्वनियाँ क्या हो गई? मूर्धन्य हो गई। अधिकांशतः शब्दों के मध्य में आने वाले व्यंजन का लोप यहाँ पर हो गया तथा उनके स्थान पर कहीं स्वर तो कहीं अर्ध स्वर आ गए। जैसे सागर में साअर हो गया, मदन का मअण बन गया और वचन का वयण हो गया। शब्दों के मध्य और कहीं अंत में आने वाली महाप्राण ध्वनियों जैसे खौ, धौ, थौ, घौ, भौ के स्थान पर केवल हौ का प्रयोग हो गया। जैसे कथन का कहण हो गया, गंभीर का गहीर हो गया, मेघ का मेह हो गया, मुख का मुह हो गया। ट और ठौ के स्थान पर क्रमशः ड और ढ का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे भट्ट का भड हो गया, पट का पढ़ हो गया। कहीं कहीं ड के स्थान पर लौ का प्रयोग भी किया जाने लगा। जैसे गरुड़ का गरुल हो गया। वर्ण विपर्यय की प्रवृत्ति इसमें आ गई। जैसे लघु का हलु हो गया। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर विकसित हो गई। पहले संयोगात्मक थी तो संयोगात्मकता से यह वियोगात्मकता की ओर बढ़ गई। जैसे रामश्च ग्रहम तो रामश्च केरक गरम। अब इसके कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्राकृत, पहला प्रश्न है प्राकृत है तो प्राकृत क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्राकृत भाषा के संबंध में असत्य कथन है। प्राकृत जन भाषा है। प्राकृत प्रकृति या मूल से उत्पन्न भाषा है। प्राकृत के शब्दों का प्रयोग वेदों में भी हुआ है। प्राकृत भारूपी परिवार की केंतुम शाखा की भाषा है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो प्राकृत जन भाषा है, हमने पढ़ा था। प्राकृत प्रकृति या मूल से उत्पन्न भाषा है, ये भी सही है। प्राकृत के शब्दों का प्रयोग वेदों में भी हुआ है, ये भी सही है। प्राकृत भारूपी परिवार की केंतुम शाखा की भाषा है। ऑप्शन डी हमारा असत्य है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने कितने प्राकृतों की चर्चा की है? तो दोस्तों हमने पढ़ा था भरत मुनि ने 7 प्राकृतों की चर्चा की है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। भरत मुनि ने 7 प्राकृतों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है पश्चिमोत्तर प्रदेश में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? तो बताइए दोस्तों, पश्चिमोत्तर प्रदेश में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी या डी पैसाची। पश्चिमोत्तर प्रदेश में पैसाची प्राकृत बोली जाती है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी पैसाची। अगला प्रश्न है कौन सी प्राकृत को पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा गया है? कौन सी प्राकृत को पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा गया है? मागधी को, अर्धमागधी को, सौरसेनी को या पैसाची को? हमारा उत्तर होगा सी सौरसेनी को पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी कहा गया है। अगला प्रश्न है प्राकृत साहित्य में कौन सी प्राकृत का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मागधी का, ऑप्शन बी अर्धमागधी का, ऑप्शन सी सौरसेनी का या ऑप्शन डी महाराष्ट्री का। तो 80% से ज़्यादा साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्री। अगला प्रश्न है किस प्राकृत में रॉ के स्थान पर लॉ का प्रयोग? तो दोस्तों किस प्राकृत में रॉ के स्थान पर लॉ का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, सी ऑप्शन है सौरसेनी या डी महाराष्ट्री। तो हमारा उत्तर होगा ए मागधी में रॉ के स्थान पर लॉ का प्रयोग हो जाता है। उत्तर हो गया ए मागधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत की विशेषता नहीं है? ऐ और औ के स्थान पर ऐ और औ का प्रयोग हो जाता है। ऑप्शन बी संयोगात्मक प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी री के स्थान पर ऐ, औ, ई, उ का प्रयोग होता है और ऑप्शन डी नौ और य के स्थान पर अण और ज का प्रयोग हो जाता है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो प्राकृत की बी जो ऑप्शन है संयोगात्मक प्रवृत्ति, यह विशेषता नहीं है क्योंकि प्राकृत जो है
संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है, संयोगात्मकता से वियोगात्मक हो जाती है। हमारा उत्तर होगा बी ऑप्शन, संयोगात्मक प्रवृत्ति की इसकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए ये हुआ हमारा छठा सत्र पूरा। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।